पहला कच्चे एक देखा दिला गया, देखो थोड़ी देर में पक्के हो जाएगा। ये कानून बना दिया हरियाणा में तो, और पूरे देश में भी बनने लग गया है कि पक्की नौकरी कोई नहीं, सारे ठेके पहला क्या करेंगे, ताकि सस्ते मजदूर पढ़े लिखे आदमी भी सस्ते थे, जहाँ डॉक्टर तक भी, इंजीनियर तक भी, अध्यापक भी, सब तो बालक खिंचाएंगे अपने भाई, अपने लड़के लड़कियां जो पढ़ने लग रहे, अगली पीढ़ी खिंचागी। ये बस इसे रहे इतने इतने रुपये की कमाई हो गया, जिंदा मर्द आदमी काम करने जो गिर रहे, ऐसे लोग चाहते हैं। एक देशभक्ति यह है कि अब आजादी के बाद देश की कमाई, देश की 140 करोड़ जनता पे खर्च हो कि कुल 140 घरों पे खर्च हो, एक देशभक्ति है। इस देशभक्ति में भी बीजेपी साहूकार आता है। अगर आज भगत सिंह होते तो कितने साल के होते? 115 साल के करीब होते, मतलब हमारे दादा की उम्र के होते। मेरे पिता लगभग 98-99 साल के होते, तो दादा की उम्र के। छवि हमारे दिमाग में आज भी भगत सिंह की 23-24 साल के नौजवान की है। वो हमें अपने दादा जैसे तो नहीं लगते, कभी अपने क्रांतिकारी साथी की तरह लगता है। आज हम क्यों उनको याद कर रहे हैं, इसका एक खास कॉन्टेक्स्ट। ये जो शहीद यादगार समिति है, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में 1857 की क्रांति के 150 साल के अवसर पे गठित हुई थी हमारे यहाँ। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये था कि आजादी के आंदोलन की जो लड़ाई है 190 साल की, उस विरासत को आज के दौर के साथ लोगों के दिलो दिमाग में उसकी ताज़ा चर्चा की जाए, ताकि वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला करते हुए वो पूरा इतिहास, वो कुर्बानियाँ, वो हमारे पूर्वज, उनका योगदान युवाओं को प्रेरणा दे आज की चुनौतियों का सामना करने। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप हरियाणा के पूरे देश में ये हो रहा है, हरियाणा में भी अनेक संगठनों ने मिलकर, और अभी वो खुला मंच है, पहले उसके आयोजन की जो प्रारंभिक 2-3 बैठकें हुई है राज्य स्तर पे, उसमें कई दर्जन संगठन शामिल हैं। उन्होंने ये तय किया है कि हम इसी नाम से इसको चलाएंगे, और अभियान का टाइटल रहेगा साझा विरासत साझा आंदोलन। शास्त्री जी ने संकेत किया था कि ये साझी विरासत का एक जबरदस्त नमूना है। उसकी आज क्या जरूरत है हमें? वो जो रमेश ने सवाल उठाया था, मैं उसके साथ जोड़ के भी इसको रख रहा हूं, और वैसे भी इसको समझने की जरूरत है। कॉमरेड प्रकाश ने काफी काम सरल कर दिया, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत थोड़े शब्दों में बहुत ज्यादा बातें कह दी, और मेरा काम आसान हो गया। मैं 2-3 मिनट में ही सारी बात को समेट सकता हूं। उन्होंने आज का जो संदर्भ है, आज दौर क्या है हमारे संदर्भ, अगर हम अपनी आजादी की लड़ाई पर गौर करते हैं तो उसने पूरे देश के अंदर व्यापकतम ढंग से, बिल्कुल दूर दूर के, दूर दराज के, पहाड़ी इलाकों के, राजस्थान के, उत्तर पूर्व के, पूरे देश के अंदर इतने बड़े भूभाग में, जहां पे पूरा एक छत्र राज्य भी नहीं था, बहुत जगह राज्य रजवाड़े छोटे छोटे राज्य भी थे, लेकिन देश के कोने कोने तक एक बात पहुंचा दी कि ये जो ब्रिटिश हुकूमत है ये लुटेरी है, ये पूंजीवाद का एक बड़ा रूप है। हमारे देश के प्राकृतिक साधनों को भी, यहाँ की पैदावार को भी, और हमारी जनता की भी मेहनत को लूट लूट के अपने देश में ले जा रहे हैं, वहां से पक्का माल तैयार करके फिर लूट रहे हैं। और इनके खिलाफ लोग जब आवाज उठाते हैं, 1857 की लड़ाई में एक खासकर एक बात आई थी कि लड़ाई की शुरुआत की सेना के लोगों ने, सेना की बैरिकों से, फौज के भीतर से बगावत होकर लड़ाई शुरू हुई। और लड़ाई का नेता किसको बनाया? जो
एक तरह से पराजित मानसिकता के साथ हार मान चुके थे और एक तरह से अपने लाल किले में उन्होंने खुद को एक तरह से कैदशाही कर रखा था। भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, उन्होंने उसको लड़ाई का देखा और उसके बाद जो लड़ाई चली दिल्ली के आसपास, हरियाणा भी, क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाकों में है, 3 ओर से हरियाणा है दिल्ली के, और पश्चिमी यूपी, जनता भी बड़े पैमाने पे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना के खिलाफ लड़ी। भारी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने, लाखों की तादाद में। जबरदस्त एकता, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये भारत का समाज अनेकों जातियों में बटा हुआ है और यहाँ पर 2 बड़े धार्मिक आस्था वाले समुदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, इनको बांट के ये राज कभी तक चलता रहेगा। लेकिन 1857 की लड़ाई ने साबित कर दिया कि ये धर्म का मामला सबका वो है जो भगत सिंह ने बताया कि भाई आप उसके अनुसार किसी धर्म में आस्था रखते हैं, किसी तरीके से अलग विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, किसी तरीके से मंत्र जाप हवन व्यास आदि अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। ये जज्बा साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का जज्बा, देश प्रेम का जज्बा और उसके लिए एकता, उसमें ना जाति आड़े आई ना धर्म आड़े आया। 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेज बहुत ज्यादा सक्रिय हुए इस बात में कि लोगों के भीतर की जो असलियत है उसको किसी तरीके से उभारा जाए, यहां सांप्रदायिक जहर फैलाया जाए और उसी आधार पे अंग्रेजों की शय पे इस देश में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, अंग्रेजों की शय पे ही हिंदू महासभा का गठन हुआ। हालांकि उन दोनों मंचों से भी आजादी की लड़ाई की बात तो की जाती थी, लेकिन बहुत योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेज धीरे धीरे प्रचार करते करते और छोटी बड़ी घटनाओं को, आपसी विवाद का झगड़ा सांप्रदायिक दंगे में बदलवाने की पूरी कोशिश करते थे। उससे पहले अगर आप देखोगे 57 से पहले भारत में सांप्रदायिक दंगों की कोई रिवाज नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, भारत में इस्लाम, जब इस्लाम दुनिया में पैदा हुआ लगभग तभी से है, 15 साल के अंदर भारत में इस्लाम आ गया था। व्यापारिक कारणों से भारत का जो समुद्री तटीय इलाके थे उनका अरेबियन कंट्रीज के साथ बहुत गहरा व्यापारिक संबंध था। उनके जरिए उस धर्म का प्रचार, उसके अंदर जो उस टाइम पे अच्छाइयां, समानता या बहुत चीजें ऐसी लगती थी, उनके आकर्षण की वजह से भारत में मुगलों के आने से बहुत पहले, कई 100 साल पहले इस्लाम आ चुका था, मुसलमान बनने लगे थे। यहाँ दंगे नहीं हुए, दंगे शुरू हुए यहाँ 1880 के आसपास, उससे पहले यहाँ दंगे मतभेद तो हो जाते हैं कभी छोटी मोटी बातों पे, भाई कोई मस्जिद की जमीन पे झगड़ा हो गया, भाई हमारी है या दादी है, ये तो 2 भाइयों में भी हो जाता है, उनका झगड़ा हो गया। लेकिन सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे, अंग्रेजों ने सिस्टमेटिकली इनको भड़काया और वो यहां तक भड़काया कि अंततः सावरकर, जिसको आरएसएस वाले वीर सावरकर बोलते हैं, वो आप में से बहुतों को मालूम होगा, उनको, वो इंग्लैंड में रहता था, यहाँ नहीं रहता था, इंग्लैंड में रहता था। वहां पे रहते हुए उनको ब्रिटिश सरकार विरोधी काम करते हुए, वो करते थे वहां पे ये काम, वहां पे रहते हुए वो देशभक्ति के, भारत की आजादी के लिए काम करते थे। उनको अंडमान निकोबार में जेल की सजा के लिए वहां जेल में रखा गया था, पोर्ट ब्लेयर में। जेल में आने के बाद से उसने लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, 5-6 चिट्ठियां लिख के और अंत में उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग के बाहर आ गया और ये उनको वादा किया अपनी चिट्ठियों में, लिखित में, कि मेरे को अब समझ में आया और मैं, अगर मेरे को सरकार रिहा करती है तो बहुत वफादार सेवक की तरह आपके काम आऊंगा। तो वो बड़ा काम आया। ठीक सावरकर ने ही हिंदू महासभा का गठन,
उसके अंदर वो बड़ा मेन कार्यकर्ता बना। उसी ने ये थ्योरी पैदा की कि हिंदू और मुसलमान दो धर्म ही नहीं है। उसने हिंदुत्व नाम से एक किताब लिखी कि ये दो धर्म नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग राजनीतिक समुदाय हैं, दो अलग राष्ट्र हैं। ये एक दूसरे के से अलग ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये इकट्ठे नहीं रह सकते और ये दो देश बनते हैं। बाद में यही बात 1940 में उसने 25 में कह ली। 1940 में यही बात मुस्लिम लीग की तरफ से चीना ने कही और अंग्रेज वो काम जो भारत में सोचा भी नहीं जा सकता था, वो काम करके चले गए कि देश की आजादी की लड़ाई के लिए जो यहाँ दीवानगी पैदा हुई थी, जो अलग अलग लहर चली थी यहाँ पे, उनकी वजह से ऐसे हालात बन गए थे कि अब अंग्रेजी राज नहीं रह सकता, उसको जाना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी चाल चल के देश को दो टुकड़ों में बांट के चली गई। आज का कॉन्टेक्स्ट क्या है देशभक्ति का? वो तो बात सावरकर ने 25 में कही थी। 25 में आरएसएस भी बन जाता है इस देश में। 47 तक देश अंग्रेजों का गुलाम है। 22 साल तक आरएसएस का एक पर्चा, एक प्रेस बयान, एक मीटिंग, कोई भी एक शब्द नहीं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और आज आप किसी से सुनो बोला शायद हो देशभक्ति है, एक सिंगल पर्चा तक भी कभी नहीं निकाला इन्होंने। उनकी देशभक्ति क्या है? वो कहते हैं कि हम तो अखंड भारत, उनका अखंड भारत अब वाले भारत से भी कुछ बड़ा है। उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें बर्मा भी शामिल है। वो कहते हैं ये विशाल भारत हमने बनाना है और भारत उन लोगों की भूमि है। आज जो देश में समझने की जरूरत है, जिसकी बात है, कॉन्टेक्स्ट है, जिनकी भारत मातृभूमि है, जिनकी भारत पितृभूमि है और जिनकी भारत पुण्य भूमि है, उनका तो है भारत। और मातृभूमि और पुण्य भूमि तो भारत, मातृभूमि और पितृभूमि तो भारत मुसलमानों की भी है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम अपवाद में भी एकाध हो सकता है कभी बाहर के देशों से कोई बाद में आके बसे हों, वरना भारत के ज्यादातर मुस्लिम, उनके माता पिता, उनके दादा परदादा, कई कई पीढ़ियां सैकड़ों साल से इसी धरती पे रहे, पैदा हुए। उनकी मातृभूमि भी यही है, उनकी पितृभूमि भी यही है। लेकिन वो कहते हैं कि इनकी पुण्य भूमि नहीं है, इनकी पुण्य भूमि है मक्का में। मतलब ये इस्लाम को मानते हैं, इसलिए इनका पूजा का स्थल देश में नहीं है, इसलिए ये देश इनका नहीं है। और कोई भी इनको यहाँ रखने की बात करता है तो उनका भी ये देश नहीं है, उनको भी देशद्रोही है देश के भीतर। भाजपा का राष्ट्रवाद ये है कि अपने ही देश के भीतर अपने देश के वासियों को देशद्रोही बताना, उसके पीछे ये फिलॉसफी है। जिस पार्टी ने लगातार, वो हिंदू महासभा का राजनीतिक समर्थन आजादी से पहले करती थी आरएसएस, आजादी के बाद उनकी और कहीं पार नहीं पड़ी तो उन्होंने अपनी न्यारी अलग पार्टी बनाई भारतीय जनसंघ, और बाद में जनता पार्टी के टूटने के बाद फिर बनाई भारतीय जनता पार्टी। अब आके पिछले कुछ दशकों में जो इन्होंने नीचे नीचे जहर बोने का काम किया तरह तरह से, कभी पूजा पाठ के जरिए, कभी संस्कृत के जरिए, कभी मंदिरों के जरिए, कभी गाय की आड़ लेके, कभी कोई आड़ लेके, कहीं दंगे फिसाद करवा के। हरियाणा में देख लो, 16 से पहले बीजेपी की कोई ताकत दिखाई देती थी यहाँ पे इतनी पास, लेकिन आज बीजेपी हरियाणा में बड़ी राजनीतिक शक्ति हो गई, जातिवादी दंगे करवा के यहाँ पे। वो बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों को देखते हैं और समाज के भीतर जो विभाजन है हमें दिखाई नहीं देता। हम तो यहाँ नारे लगाते रहते हैं, दुनिया भर के मेहनत करो, ये बहने बैठी 4 महीने हो गए, उससे पहले 1 साल भर किसान लड़े, अभी 28 और 30 को हड़ताल है। हम रोज दुनिया भर के मेहनत करो एक नारे लगाते हैं, वो बीच में एक सोरा छोड़ जाते हैं छोटा सा, भाई तुमने मजदूरा ने, हरिजना ने, दलिता ने, तुमने क्या करना है हमारे जय यू किसाना वाला यू प्रोग्राम जब कामयाब हो गया तो तुमने खान में जाने खाते गए। और
नीचे नीचे उनमें से कोई कार्यकर्ता एक यूपी कह देगा चलो बिला जमीन में चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ा है, अपना भर के हो जाएंगे, आप भी तो क्योंकि कारकुल होगा, अपना गुजारा कर रहे यहाँ जो करने नहीं कहा अपना मारा बड़ा पैसे मर जाओ पड़ोसियों के बीच, हमारी बीच पैसे पड़ जाओ पड़ोसियों अपना मरना चाहिए। ऐसे जाति नफरत धीरे धीरे जाति के नाम पे धर्म के नाम पे वो पैदा और उसी का नतीजा है कि इतने लंबे आंदोलन के बाद भी जाति ध्रुवीकरण की वजह से और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से उत्तर प्रदेश में फिर भी वो सत्ता में आ गए, उत्तराखंड में भी आ गए, क्योंकि एक खास वोट बैंक बनाने का तरीका उन्होंने नेगेटिव ढूंढ लिया, रोजगार का नहीं ढूंढा, महंगाई को कंट्रोल करने का नहीं ढूंढा, लोगों के अंदर भाईचारा पैदा करने का नहीं ढूंढा, नफरत का ढूंढ लिया कि वोट नफरत से ज्यादा मिलती है, आसानी से मिलती है, कोई जवाब भी नहीं देना पड़ता, कोई नहीं पूछता, हर साल 2 करोड़ रोजगार कोई पूछता है, भाई 15 लाख रुपए सबके खाते में भेजूंगा, अब कोई पूछ रहा है, बहनों को आंख ना बुलवानी पड़े धुएं में, सबको फ्री ये गैस सिलेंडर मिलेगा और गैस कर दी 1000 की, कोई पूछता है ये सवाल? तेल जिसका लागत खर्च 32-33 रुपए है वो 100 रुपए में मिलेगा, कोई पूछता है ये सवाल? क्योंकि वोट संचालित नफरत से हो रही है। देशभक्ति भी मुस्लिम ईसाई विरोधी नफरत से पैदा हो रही है, वरना तो आज देशभक्ति क्या बनती है? जो भगत सिंह ने कहा था कि आदमी के द्वारा आदमी का शोषण, देश के द्वारा दूसरे देश के द्वारा एक देश का शोषण, लूट पे आधारित व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। इसका तो एक का तरीका हो सकता है तो हमारे संविधान में भी थोड़ा इशारा करेंगे, भाई सब आदमी बराबर होंगे, सबको शिक्षा का, पढ़ाई का, दवाई का यूं प्रबंध सरकार करे, सबके लिए फ्री में, रोजगार के अवसरों का विस्तार करे, सबको कोई न कोई इज्जत से काम करने को मिल जाए, फिर कोई क्यों किसी के ऊपर डिपेंड करेगा? क्यों कोई खैरात चाहेगा कि मेरे को 5 किलो दाने दे दो? अगर सबके रोजगार हो, कौन आदमी नहीं चाहता इज्जत के साथ अपने परिवार को पालना? हर कोई जानता है। लेकिन उसी वक्त में जब ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं, एक तो देशभक्ति थी हमारी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए, उसमें इनका टेस्ट हो गया कि ये अंग्रेजों के दलाल थी। आज भी जानबूझ के भारत को अमेरिका का तले डूबना रखा है, उस देशभक्ति में फेल है। दूसरी देशभक्ति थी कि हम आजाद हो गए, अंग्रेज यहां से चले गए, राज अपने हाथ में आ गया, तो इस देश में जितने पैदावार के साधन हैं, यहाँ पे करोड़ों एकड़ जमीन है, यहाँ पे प्राकृतिक बहुत ज्यादा संपदा इस देश में है, बड़े बड़े जंगल हैं, 12मासी नदियां हैं, इतने 6 मौसम है पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। भारत इतना धनवान देश हो सकता है, लेकिन उसकी हालत क्या बना दी? सारा का सारा पैसा पूंजीपतियों की तिजोरी में ट्रांसफर हो गया। कोरोना आया था एक वजह से, चीजें भी थोड़े बहुत अवशेष बच रहे हैं। कोरोना के टाइम पर पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, कामकाज ठप हो गया, आमदनी बंद होगी सब। कितने लोगों के काम छूट गए, आमदनी घट गई, बेसहारा हो गए लोग। और कल कारखाने मशीन की चल रही थी जब सबके बंद था, उसी टाइम पे देश के 140 करोड़ 40 गिनती के कुल 140 खरबपति घराना की आमदनी बढ़कर एक साल में 20 में 21 में एक साल में 2 गुनी होगी। पिछले साल तो 20 के शुरू में जितनी थी 21 तय हुआ 2 गुनी होगी। उस टाइम पर जब कोई पैदावार नहीं थी, उनकी 2 गुनी हो पाई। देश की कुल आमदनी तो घट गई, वह जो पिछले साल थी उसमें 3/4 रहेगी, तो 1/4 कम होगी। अगर पिछले साल 100 रुपये आमदनी हुई थी तो अगले साल 76 रुपये रहेगी बात, लेकिन 140 घना की कमाई बढ़ी। ये पूरा सिस्टम चल रहा है, सारी नौकरियां कच्ची कर, पहला कच्चे एक देखा दिला गया, देखो थोड़े दिन में क्या हो जाएगा। ये कानून बना दिया हरियाणा में तो, और पूरे देश में भी बनने लग गया है कि पक्की नौकरी कोई नहीं हो, सारे ठेका पहला क्या करेंगे, ताकि सस्ते मजदूर पढ़े लिखे आदमी भी सस्ते थे, जहाँ डॉक्टर तक भी, इंजीनियर तक भी, अध्यापक भी, सब तो ये बालक खिंचाएंगे अपने भाई, अपने लड़के लड़कियां जो पढ़ने लग रहे हैं, अगली पीढ़ी खिंचागी। ये बस इसे रह रहे इतने रुपये की कमाई हो जा,
जिंदा मरद आदमी काम करने जो गिरे हैं, ऐसे लोग चाहते हैं। एक देशभक्ति यह है कि अब आजादी के बाद देश की कमाई देश की 140 करोड़ जनता पे खर्च हो कि कुल 140 घरों पे खर्च हो। एक देशभक्ति यह है। इस देशभक्ति में भी बीजेपी साहूकारा का नहीं पाई, अंबानी अडानी का नहीं, जबरदस्त हो गया। और किसान आंदोलन के दौरान और चाहे व्यक्ति में परख हुई हो चाहे ना हुई हो, बहुत हो रही होगी परख तो, लेकिन एक परख पक्की होगी कि जब जनता का सिर जुट जा, मजदूर किसान इकट्ठा हो जा, वो इनकी बंटवारे की चाल बना हुआ है। उन्हें भी बहुत कोशिश करी थी धर्म के नाम पर 26 जनवरी ने इनका गला हमदर्दी में जुट जा तो इनका राह बंद किया जा सके है, ना तो या इनकी जात पात और धर्म और इस आधार पर नफरत और लोगों की या लूट सिर पर चढ़ कर बोलेगी। इस एक साल में शहीद यादगार समिति के तत्वाधान में यह फैसला किया गया है तमाम जन संगठनों की तरफ से, जिसमें किसान भी शामिल है, जिसमें मजदूर भी शामिल है, जिसमें ट्रेड यूनियन भी शामिल है, जिसमें कर्मचारियों के संगठन भी शामिल हैं, जिसमें महिलाओं के संगठन भी शामिल हैं, जिसमें युवा भी शामिल हैं, जिसमें छात्रों के संगठन भी शामिल हैं। हरियाणा के कई दर्जन संगठन और खुला मोर्चा है कोई आओ। आज से लेकर आज पूरे देश में प्रोग्राम चल रहे हैं, न्यू 20, 30, 50, 100, 200 आदमी के लिए बैठे हैं, बतलाने लग रहे हैं। आज से लेकर और 2023 की 26 जनवरी तक भाषण, रैलियां, किताबें छापना, बहुत तरह से सांस्कृतिक सामाजिक स्तर पर ये अभियान पूरे देश में चलेगा ताकि जनता को जागरूक करके या पालाबंदी तैयार करी जा और उस पालाबंदी के आधार पर ये जो नए दलाल हैं पूंजीपतियों के साम्राज्यवाद के, और जो जनता को जब वो लड़ती है आपके लिए आवाज उठाती है तो जात धर्म का नाम लेके आपस में भिड़ाते हैं, उसके आधार पर कुर्सी पे बैठते हैं। इनको कुर्सी प्रत्यार के तलब किया जा सकता है, तो कोई रास्ता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभियान जींद जिले में आपा बाकी हरियाणा की से 2 कदम आगे बढ़ के चलाने में कामयाब होंगे। इनकलाब जिंदाबाद।